ये वो ढमोला है जहाँ पर करोड़ों रुपए स्वीकृत हुए थे इसकी साफ सफाई के लिए, लेकिन आज स्थिति इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि यहाँ पर जो सामने मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक मंजिला मकान बल्कि डूब चुका है। ये तस्वीरें आपको हिला कर रख देंगी। ये जनपद सहारनपुर की तस्वीरें हैं और जनपद सहारनपुर का लगभग आधा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। बागवान ने खुद ही जलाया चमन, बिजलियों का तो नाम यूं ही बदनाम है। ये तस्वीरें आपको हिला कर रख देंगी। ये जनपद सहारनपुर की तस्वीरें हैं और जनपद सहारनपुर का लगभग आधा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। पिछले करीब 40 साल पहले ऐसा मंजर देखने को मिला था। सवाल यह है कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? ढमोला और पांवधोई नदी की जमीन किसने बेची? औने पौने दामों में किसने किया इस जमीन का सौदा? सौंदर्यीकरण और साफ सफाई के नाम पर रिलीज हुआ करोड़ों रुपए का फंड किसने नकारा, जिसका खामियाजा अब इन भोले भाले यहाँ के निवासियों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके सर से छत चली गई और खाने का राशन भी। सवाल बहुत हैं और जवाब सब गोलमोल हैं। पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लाइक जरूर करें। अगर आप ये खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सन 2013 जून में आई उस आपदा को याद कीजिए जब उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और सहारनपुर में आई बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। 2013 में आई बाढ़ ने बने जैसे हालातों को नजरअंदाज भी कर दें तो शायद कभी ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिला होगा, जब शहर की दर्जनों कॉलोनियां पानी से लबालब भर गई हों। बड़ा सवाल ये भी बनता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? बारिश और बाढ़ के हालात तो पहले भी बनते होंगे। आज हर जुबान पर पांवधोई नदी और ढमोला नदी का नाम है, लेकिन क्या सही मायने में वो नदी नदी रह गई? हरगिज नहीं। कहना गलत नहीं होगा कि पांवधोई नदी एक कामधेनु गाय की तरह बन गई है, जिसकी सफाई के नाम पर लाखों करोड़ों का बजट तो पास होता है, लेकिन धरातल पर किया गया काम आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पांवधोई नदी का इतिहास काफी पुराना बताया जाता है। कहते हैं कि जनपद के एक संत जो कि बाबा लालदास के नाम से मशहूर थे, वो नित्य निश्चित दिन हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। संत लालदास के अनन्य भक्ति से प्रसन्न गंगा एक दिन उनके कुटिया के पास ही उनके चरणों से धरती से फूट पड़ी। तभी से उनका नाम पांवधोई पड़ गया। विशेषज्ञ की माने तो नदी काफी चौड़ी और विस्तृत हुआ करती थी, जो कालांतर में शहरीकरण होने के पश्चात इसका दायरा नदी से एक नाले में सिमट कर रह गया। यही नहीं बल्कि इस पांवधोई नदी में नगर भर से कूड़ा करकट और मानव अपशिष्ट का ठिकाना भी ये नदियां बनती जा रही हैं। वर्तमान में यह नदी सिर्फ एक गंदे नाले के रूप में बहने लगी है। जानिए विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश बंसल की जुबानी इस नदी की कहानी। कहते हैं कि ये जो पवारका विकास खंड है, पवारका विकास खंड के अंदर ही जो है ये शकलापुरी गांव है, वहाँ से फिर ये नदी आती है और ये पुल खुमरान के पास धोबी घाट पर प्रवेश करती है। और यहाँ तक अगर आप देखें तो उसके बाद आकर के धोबी घाट से या पुल खुमरान से आगे चल कर के जो है ये नदी रामेश्वरम मंदिर के पास रामेश्वर घाट पर आती है। और उसके बाद फिर जो है ये नदी भैरव जी का जो मंदिर है इस समय उसके बाद वहाँ पर भी कोतवाली के समीप होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और फिर जो है पुल जोगयान से आगे बढ़ती हुई ये नदी जो है, कहना चाहिए कि जहाँ सपना टागिस था किसी समय में, सपना टागिस के पास आकर के ये ढमोला नदी में आकर के मिल जाती है। इसका जल जो है वहाँ इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि ढमोला में इसका जो है जल मिल जाता है। अब सवाल उठता है कि ढमोला नदी की बात अगर हम करें तो ढमोला नदी जो है वह बहुत दूर से, कहना चाहिए कि पवारका विकास खंड के बहुत उत्तरी वाले गांवों से और उत्तर पूर्व की तरफ से वो नदी आ रही है। तो ये ढमोला जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में बह करके आकर के और फिर उसके बाद यहाँ पर जो एसएसपी ऑफिस है उसके पास आकर के ये नदी आती है। और उसके बाद आकर के लिंक रोड के पास जो ओवर ब्रिज बना हुआ है वहाँ से होती हुई ये नदी, किसी ज़माने में ये नदी बड़ा महत्वपूर्ण एक पुल बना हुआ था बाकायदा,
उसके खंडर हमको आज भी वहाँ दिखाई देते हैं। वहाँ से होती सीधी जो है राकेश टाकीज़ के पास से होती है और सपना टाकीज़ के पास आती है, और उस धमोला में आकर के ये उस धमोला में पादोई नदी आकर के वहाँ पर मिल जाती है। एक बात और भी है, यहाँ पर एक नाला और आकर के मिलता है, क्रैगी नाला, जिसको अंग्रेज़ों ने अपने समय में पक्का कराया था। ये पुरानी मंडी से होकर के सीधा आता है और ये रायवाला से सीधा होता हुआ पहले जो है उत्तर से कहना चाहिए कि दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है, और उसके बाद जो है लक्कीगेट से आगे बढ़ता हुआ जब ये आगे आता है तो फिर इसको जो है ये नाला धार धार जो है ढाल के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अम्बाला रोड के समानांतर जो है इसको जो है मोड़ दिया गया, और ये नाला जो है किशनपुरा में होता हुआ आकर के और पांदोई नदी में मिल जाता है। इसको क्रैगी नाला कहते हैं। ये क्रैगी नाला कहा यहाँ जाए तो यहाँ पर जैसे पांवदोई नदी या डमोला नदी या फिर क्रेजी नाला एक साथ एक जगह पर उनका संगम हो रहा है, हाँ। तो कहीं ना कहीं एक विशेषता भी इसके लिए बनती होगी। हाँ, इसकी विशेषता बन सकती है। एक समय में जो क्रैगी नाला तो हालांकि देखिए शहर की गंदगी को लेकर के आता है, लेकिन पांदोई नदी जो है एक समय में ये माना जाता था कि पवित्र जल लाती है शहर के लिए, और इसीलिए यहाँ पर जो है ये 3 बड़े महत्वपूर्ण जो है घाट, जिनका मैं धोबी घाट का मतलब ये था कि धोबी लोग जो हैं यहाँ कपड़े धोया करते थे, बिल्कुल जल स्वच्छ रहता था, लेकिन स्नान भी लोग किया करते थे और वहीं पास में मंदिर के दर्शन करते थे। मैंने स्वयं देखा है वहाँ पर बहुत समय पहले, यहाँ पर साफ इतना जल साफ रहता था, वहाँ मछलियाँ जो हैं उनको आप बड़े आसानी से उनको देख सकते हैं तैरते हुए। लोग वहाँ पर मछलियों को दाना जो है खिलाते थे, आटे की गोलियाँ उनको देते थे। तो सुना आपने, जहां कभी नदी बहती थी जो अब नाले के रूप में जाने लगी है, सन 2009 से पूर्व तत्कालीन मंडलायुक्त आरपी शुक्ला ने इस पांवधोई नदी को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया था। इस योजना पर कार्य भी करवाए, लेकिन उसी बीच उनका तबादला हो गया। सन 2009 के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी आलोक कुमार ने उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने की कसम खाई थी। दुखद पहलू यह है कि उसके बाद पांवधोई नदी की इस तरह किसी ने मुड़कर नहीं देखा, जिसका परिणाम अब हम सब के बीच है। पूर्व मेयर ने विकास के नाम पर और सौंदर्यीकरण के नाम पर, सफाई के नाम पर जो किया वो खौफनाक तस्वीरों के माध्यम से आप सबके सामने है। न्यूज़ फोरम टुडे पर नवनियुक्त महापौर डॉक्टर अजय का कहना है कि रहने की दृष्टि से नदी की जगह बिल्कुल सही नहीं है और नदी की जगह को बेचने वाले बहुत ही शातिर किस्म के लोग हैं। इनके झांसे में भोले भाले लोग आ जाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। अब हम इसको नियमितीकरण करने की कोशिश करेंगे। अचानक ही एक वर्षा का दबाव बना, जिसके कारण, और ये पूरी उत्तरी भारत में बना, पहाड़ों पे भी बना, जिसके कारण से पूरा उत्तर भारत एक तरह से बाढ़ की सी स्थिति में आ गया था। आज कुछ ज़रूर थोड़ा सा हमें दिखता है कि जल का स्तर कुछ कम हुआ है। हमारे नगर के बीच में से, जैसे आपको जानकारी है, पांवधोई और डम्बोला दोनों ही नदियाँ बहती हैं। दोनों ही नदियों के किनारे पर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा बस्तियां हैं जो बनी हुई हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई इसके कारण से, और इस आपदा को जब हमने देखा तो आपदा में बड़ी ही त्वरित कार्रवाई के साथ नगर निगम ने, प्रशासन ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, भाजपा संगठन ने, सब ने मिलकर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा राहत कैंप लगाए, और पहले दिन ही दिन रात एक करके लगभग 1.5 दिन के अंदर हमने सभी लोगों को जो इससे प्रभावित थे वहाँ से सुरक्षित निकाल कर हम लोगों ने राहत कैंपों में शिफ्ट करा दिया, और कोई भी एक तरह की जान माल की हानि नहीं हुई है। थोड़े से मकान हैं जिनको थोड़ा नुकसान पहुँचा है, उस पर भी लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जो भी यथासंभव मदद होगी पहुँचाई जाएगी। मेरे साहब, अक्सर देखा जाता है जो नदियाँ होती हैं, लोग थोड़ी सी लालच में आकर नदियों के बीच में ही, चाहे वो सिंचाई विभाग की ज़मीन हो चाहे नगर निगम की ज़मीन हो, उनको खरीद लेते हैं उन्हें पुने दामों में, और जो सेलर है वो बेच के फरार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अपील करें, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से ये जितने भी परिवार हैं बाढ़ की चपेट में आए हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से। कुछ ज़मीनें हैं जो कि रहने की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैं, नदी के किनारे पर हैं, और कुछ अवैध निर्माण वहाँ पर हो जाते हैं और धीरे धीरे करके अवैध कॉलोनियाँ बन जाती है। गरीब लोग हैं, कई बार वह इन चीज़ों को नहीं समझते। जो बेचने वाला है वो शातिर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और वह इन गरीब लोगों को एक तरह से ठगा सा करके निकल जाते हैं, जो आप देख रहे हैं, जिसका प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसमें अपने स्तर से भी और शासन के स्तर से
हम लोग ये करवाएंगे कि नियमितीकरण करा जाए, देखा जाए कि इस तरह के लोग ठगी में ना आ जाएं और उनके जो निवास हैं वह रहने के लिए सुरक्षित निवास हों, और इस पे कार्य करेंगे। नदी का जहाँ तक शरीर है, जब भी हम नदी के शरीर को घटाने की कोशिश करते हैं तो यही रूप आता है जो रूप दिखाई दे रहा है हमें। इस पर भी हम कार्य करेंगे कि जो भी अवैध अतिक्रमण है उनको बिल्कुल सख्ती के साथ हटाया जाएगा। नदी के दोनों तरफ पैचिंग कराए जाएँ, रिपेयर कराए जाएँ, और बहुत लंबा एक पार्ट है जो हमारे ज़िले से गुज़रता है, लगभग मोटा-मोटा मान के चलिए 7 से 8 किलोमीटर का है वो, जिस पे दोनों तरफ कॉलोनियाँ बसी हुई हैं। उनको सुरक्षित किया जाए, क्योंकि यही चीज़ हमने लगभग इसका वृत्त रूप, बड़ा रूप एक 2013 में जून में भी देखा था। तो आगे जीवन में प्रवृत्ति न हो, इस पे हम लगातार कार्य कर रहे हैं और हर स्तर से इस पे कार्य कराएँगे, जिससे हमारा जनजीवन, हमारे लोग सुरक्षित रहें। जो नदियों के बीच में घर बने हैं, उसके लिए किसको ज़िम्मेदार ठहराएँगे? जो आज जिसकी वजह से वो लोग अब घर से बेघर हो गए हैं, रात कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं, तो किसको ज़िम्मेदार ठहराएँगे? देखिए, जहाँ तक बात है ज़िम्मेदारियाँ लोगों को ठहरा कर अपने दायित्व से निकल जाना, ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है। इसमें सबका मिला-जुला दायित्व है, सबकी मिली-जुली ज़िम्मेदारी है। जब बन रहे थे तो कुछ एजेंसी हैं जिनका कार्य है उसको देखना, सुरक्षा को देखना, उन्होंने अपना दायित्व नहीं निभाया। जो लोग बेच रहे थे, खरीद रहे थे, उनका भी एक मानवीय दायित्व था, उन्होंने भी उस दायित्व को नहीं निभाया। और हमने जब वो बन भी गया, उनको आगाह करके नहीं। अगर आपको संज्ञान में हो, अभी लगभग 2 हफ्ते पहले ही मैंने पूरा नदी का पाट पाँवधोई का खुद ही भ्रमण किया था, पूरे अधिकारियों के साथ, और बहुत सारे लोगों को चिन्हित करके नोटिस दिया था, लेकिन दुर्भाग्य कि 2 हफ्ते बाद ये विपदा आ गई जिसको हम रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो ये बात मान के चलिए, मैं इस पे बहुत ही सख्ती से प्रशासन की मदद से सबको साथ लेके कार्रवाई करने वाला हूँ। कई लोगों ने, मुझे कोई कहने में गुरेज़ नहीं है, वह एक तरह का धार्मिक आधार बना के कुछ मूर्तियों की स्थापना कर लेते हैं और भगवान के मंदिर को भी असुरक्षित स्थान पर। भगवान को स्वीकार नहीं है कि किसी भी गलत मन से, गलत भावना से, गलत किसी भी संसाधन से भगवान का घर बनाया जाए, तो मुझे नहीं लगता ये कहीं भी स्वीकार्य है। तो उनको भी बड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, और ये कोई भी विपदा आएगी इसको हम बिल्कुल सख्ती के साथ इसका पालन करेंगे ताकि जनजीवन को बचाया जा सके। दोनों नदियाँ शहर के बीचों-बीच से होकर गुज़र रही हैं और कहा जाए तो जीवनदायिनी भी शहर की कहा जाता है और सौंदर्यकरण के लिए भी, क्योंकि अगर हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सहारनपुर एकमात्र ऐसा ज़िला है और महानगर है जहाँ जिसके बीचों-बीच से एक अच्छी नदियाँ बह रही हैं। सौंदर्यकरण को लेकर क्या कुछ आगे देख रहे हैं? आपने बिल्कुल कहा, जो हमारी नदियाँ हैं वह जीवनदायिनी हैं, लेकिन अगर हम उन नदियों के शरीर पर कोई भी आक्रमण करते हैं तो वो विकराल रूप ले लेती हैं, जैसा आपने देखा। तो दोनों ही नदियों के दोनों तरफ पैचिंग वर्क करा के, सौंदर्यीकरण करा के, वृत्त योजना लेके इस दिशा में कार्य करना शुरू करेंगे ताकि आने वाले वर्षों में आपको कुछ अंतर दिखाई दे। वहीं जब न्यूज़ फ्रंट टुडे ने नगर विधायक से बात की तो नगर विधायक राजीव गुम्बर बोले उन कॉलोनाइजर पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि कुछ जनप्रतिनिधि धमोले के आसपास रहते हैं। पहाड़ों पर अत्यधिक बारिश हुई, जिसका बहाव हमारे सहारनपुर से जो 2 नदियाँ होकर निकलती है, डमोला नदी और पावधो नदी, उसके बीच में से वो बहाव होकर आया, जिससे शहर अत्यधिक, इन नदियों के किनारे पर जो बसे हुए लोग थे वो अत्यधिक प्रभावित हुए। अगर देखा जाए तो 2013 में जब बाढ़ आई थी उस समय कई सारे दावे किए गए थे कि जो लोग नदी के बीच में घर बना के रह रहे हैं उनको वहाँ से हटा के नई जगह शिफ्ट किया जाएगा, उनको पुनर्वास की बात की जा रही थी। निश्चित रूप से जो नदी के किनारे पर बसे हुए लोग हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां रह रहे हैं। मेरा तो आपके माध्यम से उन लोगों से आग्रह होगा कि जान से बढ़कर कुछ नहीं, आप अपनी और अपने बच्चों की जान को हमेशा जोखिम में डालते हैं। देखिए, प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है, बारिश कभी भी आ सकती है, तो मकानों के अंदर पानी घुसता है। वो लोग सुरक्षित स्थानों पर अपने मकानों को बनाएं, और अब भी हमने आग्रह करके उन लोगों को वहां से रेस्क्यू करवा निकाला गया। अभी भी कुछ लोग जबरदस्ती उन क्षेत्रों में रहना चाहते थे, हमने उन्हें समझाया कि इन पर यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, उनके रहने की, उनके भोजन का प्रबंध करवाया है। तो आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे। अभी बड़ी मात्रा में पैचिंग करवाई गई थी ढमोले के क्षेत्र में, अभी भी काफी बड़ा क्षेत्र है, तो मैं शासन के माध्यम से उस क्षेत्र में पैचिंग करवाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और जल्द से जल्द उसे करवाने के लिए बजट लाया जाएगा। इसके अलावा भी पाउंधोई नदी के अंदर और जो उसके अंदर सील्ट जमा हुई है डमोले के अंदर, मैं सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात करके उसको खुदवाया जाएगा और उसे बाहर निकलवा कर, ताकि डमोले की पूरी गहराई जितनी है उस गहराई में पानी बह सके, लोगों के घरों में पानी ना घुसे, ऐसा मेरा प्रखर प्रयास रहेगा। विधायक जी, एक सवाल ये उठता है जैसे नदी के बीच में यानी सिंचाई विभाग की ज़मीन पर लोग मकान बनाए हुए हैं, उसमें कहीं न कहीं सिंचाई विभाग से लेकर के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उन तक की मिलीभगत सामने आती है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी जिन्होंने गरीब लोगों को
भोले लोगों को बेवकूफ बनाकर ठग कर उन्हें वो जमीन जो सिंचाई विभाग की बेच दी गई, उन लोगों का कसूर इतना नहीं है, वो तो बेचारे गरीब लोग हैं। उन्होंने कम पैसे में मकान बनाने का लालच हर व्यक्ति के मन में रहता है, उस कारण वो जमीन ले ली। दोषी वो लोग हैं जिन्होंने उन जमीन को बेचा, उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सिंचाई विभाग के अधिकारी भी सिंचाई विभाग के जिन अधिकारियों की मिलीभगत सामने आएगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाई जाएगी। नदी के आसपास की जमीन सिंचाई विभाग के दायरे में आती है। कॉलोनाइजर ने बिना सिंचाई विभाग की अनुमति के इन लोगों को यह नदी की जमीन नहीं बेची होगी। अब सवाल उठता है कि सब कार्रवाई की बात तो कर रही हैं, क्या जो लोग इस आपदा का शिकार हुए हैं, सरकार और शासन इनकी भरपाई कर पाएगा? क्या उन लोगों पर कार्रवाई हो पाएगी जिन्होंने इन लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया? क्या साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के नाम पर आए फंड की जो बंदरबाट हुई, उसकी जांच हो पाएगी? न्यूज़ 14 टुडे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए आज मौके पर पहुंचा है। ये वो स्थिति है, आप देख रहे हैं पीछे, ये वो ढमोला है जहां पर करोड़ों रुपए स्वीकृत हुए थे इसकी साफ सफाई के लिए, लेकिन आज स्थिति इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि यहाँ पर जो सामने मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक मंजिला मकान बल्कि डूब चुका है। लोग इन घरों से बाहर दूसरे स्थानों पर चले गए हैं और इन घरों पर अब ताला लगा है। घरों के अंदर जो सामान है वो पूरे तरीके से खराब हो चुका है और लगातार सहारनपुर में जो बारिश है वो हो रही है, पहाड़ों पर बारिश हो रही है, लगातार जो बरसाती नदियां है वो उफान पर है और अभी भी सहारनपुर में बारिश जारी है। लेकिन जो करोड़ों रुपए साफ सफाई के नाम पर आया था, ना तो वो कहीं साफ सफाई इसमें होती दिखाई दी और जो साइड में पत्थर लगाया जाना था वो भी कहीं नहीं दिख रहा। हालांकि जो पास की कॉलोनियां हैं, उन कॉलोनियों में जल भराव इतना है कि लोग सहमे हुए हैं। आखिरकार कब ये जल नीचे उतरेगा, कब ये पानी नीचे उतरेगा और कब लोग अपने घरों में वापस आ पाएंगे। हालांकि फिलहाल जिलाधिकारी और जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने लोगों की जो राहत उनको देने के लिए उनको यहाँ से निकाला है और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उनके लिए खाने पीने की और रहने की व्यवस्था की जा रही है। और लगातार लोगों को, क्योंकि जो नदियाँ हैं वो उफान पर चल रही है और लगभग जो ढमोला है और पाँव धोई जो नदी है शहर के बीच से होकर गुजर रही है, लगभग 40 कॉलोनियाँ इस वक्त पानी में डूबी हुई है। पानी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जो हथनी कुंड है, हथनी कुंड से लगातार लाखों की संख्या में क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और वो यमुना से होकर जा रहा है। लेकिन जो बरसाती नदियां हैं वो भी कम उफान पर नहीं है। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है और लगातार लोग अपने उन घरों से पलायन कर रहे हैं जहां पर इस वक्त पानी भर चुका है। सहारनपुर में पानी में डूबने से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। संकीर्ण होती नदियां और अवैध कब्जे ने जो तबाही मचाई है वो शायद ना मची होती। अगर अब भी हम इस संकेतों को नहीं समझे तो शायद भविष्य के लिए हमें और हमारे जिले को बड़ा दर्द झेलना पड़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने न्यूज़ 14 टुडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। कमेंट कर बताइए कि यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक कर फॉलो जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @hater_गटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।